शहर के केंद्र में खड़ी राजमहल वैभव कोठी सिर्फ दीवारों से बनी इमारत नहीं थी, वह वक्त की परछाइयों से बुना हुआ इतिहास थी। उसकी मालकिन दमयंती चौहान, जो कभी अपने पति के साथ इस कोठी की रानी थी, अब अकेली थी, पैसे से अमीर पर रिश्तों से कंगाल। उनका बेटा विदेश में बस चुका था और उनके जीवन की आहटें अब सिर्फ खाली कमरों की आवाज़ों में बदल चुकी थीं। उसी दिन भाग्य ने दस्तक दी। कोठी के विशाल दरवाजे के सामने दो लड़कियां खड़ी थीं। उनके हाथों में एक चिट्ठी थी, शौर्य की लिखी हुई। दमयंती ने जब चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। माँ, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। इनके भविष्य के लिए आपको ही सबसे योग्य समझा है। कृपया इन्हें घर में जगह दें। दो लड़कियां, वसुंधरा पलके झुकाए खड़ी, मानो कोई भूली हुई कविता हो, और समायरा थोड़ी ऊपर किए, मानो दुनिया से बहस करने आए हो। दमयंती की आवाज कांटेदार थी। तुम दोनों मेरे बेटे की क्या लगती हो? समायरा ने कहा। कुछ नहीं, बस इंसान। वसुंधरा ने धीमे से कहा। हम आश्रय की तलाश में हैं। दमयंती के मन में पहली बार दो विरोधी दिशाएं जन्मी, सवाल और संदेह। कोठी का वातावरण दोनों लड़कियों के स्वभावों की तरह बिल्कुल अलग था। वसुंधरा, उसे इस कोठी की ठंडक में अपनी माँ की गर्म हथेलियां याद आती। वह कर्तव्य को पूजा मानती और चुपचाप हर काम में लग जाती। दमयंती कहती, बहू चुप हो तो घर शांत रहता है। वसुंधरा चुप रहती। उसका मौन उसकी भाषा था। समायरा कोठी के बंद दरवाजों को वह सवालों से खटखटाती। उसका मानना था, सच से भागने पर घर नहीं, कारागार बनता है। दमयंती शक और खींच से कहती, बहुएं इतना बोलती नहीं। समायरा मुस्कुराकर कहती, बहुएं नहीं हूँ, इंसान हूँ। वातावरण में संघर्ष और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। एक शाम दमयंती को तेज बुखार चढ़ा। कोठी की दालानें सन्नाटे की तरह लंबी थीं। वसुंधरा ने सबसे पहले उनके कदमों की लड़खड़ाहट सुनी। वह दौड़ पड़ी, बिना सोचे समझे। उसे पानी, दवा, ठंडे पट्टे दिए। समायरा डॉक्टर को लेकर आई। उस रात तन्हाई का किला टूट चुका था। दमयंती ने आंखें खोली तो दो चेहरे दिखे, एक शांत, एक चिंतित, पर दोनों में एक ही धड़कन, संबंध की। उनकी आंखें भर आईं। बहुत बरसों बाद किसी ने उनके माथे पर इतने प्यार से हाथ रखा था। कुछ दिनों बाद शौर्य की वीडियो कॉल आई। दमयंती ने गुस्से में कहा, दोनों को मेरी जिंदगी में डाल दिया। किस रिश्ते से? शौर्य हंसा, पर उसकी हंसी दुख से भरी थी। माँ, ये मेरी बहुएं नहीं हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट की लड़कियां हैं, अनाथ। मैंने सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाई है। मैंने सोचा, आप जैसे मजबूत दिल वाली माँ से बेहतर कौन इन्हें घर दे सकता है। दमयंती स्तब्ध रह गईं। उनकी सारी गलतफहमियां दीवार की तरह टूट गईं। वसुंधरा का हाथ जल गया जब वह चाय बना रही थी। दमयंती की पहली पुकार थी, ओह मेरी बच्ची। पहली बार उनकी आवाज में सास का कठोरपन नहीं, माँ का डर था। समायरा ये देखकर मुस्कुराए। दिल का दरवाजा खुलना अच्छा लगता है। दमयंती बोली, तुम बहुत बोलती हो। समायरा ने कहा, पर सच बोलती हूँ। और दोनों हंस पड़ी। एक तूफानी रात, छत में रिसाव हुआ। वसुंधरा सांप की तरह लहराती अंधेरी सीढ़ियों में टॉर्च लेकर गई, लेकिन फिसलकर गिर पड़ी। दमयंती की चीख फटी। वसुंधरा, समायरा ने उसे अपनी बाहों में लिया। अस्पताल की सफेद रोशनी जिंदगी और मौत के बीच एक लकीर खींचती रही। जब होश आया, वसुंधरा ने देखा, दमयंती के हाथ उसके माथे पर थे। उनकी आंखें लाल थीं, रोने से। मुझे छोड़कर मत जाना बेटी। ये शब्द दमयंती के जीवन का पहला स्वीकार थे, जो उन्होंने दिल से कहा था। समायरा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे माँ। शब्दों ने रिश्ते को अर्थ दे दिया था। धीरे धीरे कोठी की दीवारों ने गूंजना शुरू किया। वसुंधरा ने सिलाई और डिजाइनिंग शुरू की। उसके बनाए कपड़े नजदीकी बाजार में बिकने लगे। उसकी चुप्पी रचनात्मकता बन गई। समायरा ने सामाजिक नीति पर पढ़ाई शुरू की। वह समाज की लड़कियों के लिए एक ट्रस्ट खोलने का सपना देखने लगी। दमयंती इन दोनों को देखकर कहती, मेरी बेटियां, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति। अब सास बहू शब्द पुराने पड़ चुके थे। घर में सिर्फ संबंध थे, माँ, बेटियां और जीवन। जब शौर्य वापस आया, उसने कोठी में पहली बार हंसी सुनी। वह अचंभित था। समायरा बोली, भैया, मम्मी अब दवाएं समय पर लेती हैं। वसुंधरा ने कहा, और खाना भी। दमयंती गर्व से बोली, ये मेरी दोनों बेटियां हैं। इनसे सीखा कि दिमाग से नहीं,
दिल से घर चलता है। शौर्य की आंखें भर आईं। वह बोला, आपने तो चिट्ठी का मतलब ही बदल दिया माँ। कुछ महीनों बाद एक खबर ने सबको चौंका दिया। दमयंती चौहान ने अपनी अधिकांश संपत्ति अनाथ लड़कियों के लिए बने वसुंधरा समायरा ट्रस्ट के नाम कर दी। पत्रकार ने पूछा, आपने अपना भविष्य बेटियों के हाथों में सौंप दिया? दमयंती मुस्कुराई, नहीं, मैंने अपना बीता हुआ वक्त भावी पीढ़ियों को लौटा दिया है। ये मेरी कोख से नहीं, पर मेरी किस्मत से पैदा हुई बेटियां हैं। दोनों लड़कियां उनके पैरों के पास बैठीं, आंसू बहाते हुए। ये सिर्फ दान नहीं था, यह मोक्ष था। राजमहल वैभव कोठी अब इतिहास नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। ये कहानी सास और बहुओं की नहीं थी, यह मानवता, करुणा और अपनत्व की धरोहर थी। जहां एक अमीर अकेली स्त्री ने 2 गरीब लड़कियों में अपना जीवन दोबारा खोज लिया, और 2 गरीब लड़कियों ने एक अमीर स्त्री में अपनी माँ पाली। इनका रिश्ता खून से नहीं, दिल की मिट्टी से उगा था, और यही मिट्टी हर उस घर की नींव है जहां इंसान बने रहते हैं। रिश्तों से पहले राजमहल वैभव कोठी अब अकेलेपन का नहीं, एक नए जीवन का केंद्र बन चुकी थी। जिस घर में कभी तन्हाई थी, अब वहां लड़कियों की हंसी, दमयंती की पुकार और शौर्य का अपनापन बस गया था। लेकिन जहां जीवन नई राह बनाता है, वहां उसे परखने वाले मोड़ भी आते हैं। ट्रस्ट का नाम था उज्ज्वल पंख, क्योंकि यह उन लड़कियों को पंख देने के लिए बनाया गया था जो जीवन से लड़ रही थीं। उद्घाटन के दिन हजारों लोग आए, मीडिया, समाजसेवी, उद्योगपति, सब दमयंती चौहान के फैसले की तारीफ कर रहे थे। समारोह के मंच पर दमयंती ने भाषण में कहा, आज मेरे पास 2 बेटियां हैं, और मैंने जो खोया था उससे कहीं अधिक पाया है। मैंने सीखा, परिवार खून से नहीं, कर्म से बनता है। वसुंधरा की आंखें भर आईं, समायरा की मुट्ठियां गर्व से भींच गईं। तभी पहला विवाद शुरू हुआ। एक पत्रकार ने पूछ लिया, क्या आपने ये सब अपनी विरासत बचाने के लिए किया, या बेटी को सबक सिखाने के लिए? समायरा गुस्सा हुई, वसुंधरा डर गई, लेकिन दमयंती मुस्कुराई, न ही डर, न ही सबक। ये बस दिल का निर्णय था, जिसे समझना आसान नहीं, क्योंकि समाज दिल की भाषा सुनना भूल चुका है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उद्घाटन के बाद ट्रस्ट के लिए काम शुरू हुआ। लड़कियां पढ़ने लगीं, नए प्रोजेक्ट बने। वसुंधरा डिजाइनिंग में चमकने लगी, समायरा नीति निर्माण में। लेकिन जितनी तेजी से सफलता बढ़ती है, उतनी ही तेजी से हवा में ईर्ष्या पैदा होती है। शहर के कुछ बड़े लोग दमयंती के फैसले से नाराज थे, खासकर वो लोग जो उनकी संपत्ति पर नजर रखे हुए थे। एक अमीर रिश्तेदार, विक्रम चौहान, दमयंती का देवर, ने कानाफूसी शुरू की। वो 2 अनाथ लड़कियां हमारी संपत्ति हड़प लेंगी, ये सब ड्रामा है। समाज ने गुनगुनाना शुरू किया, परिवार ने सवाल उठाने शुरू किए, और ये आवाजें सीधे वसुंधरा और समायरा के दिल पर लगी। समय आया जब ट्रस्ट की मीटिंग में विक्रम ने खुले तौर पर कह दिया, इन दोनों लड़कियों का इस ट्रस्ट में कोई अधिकार नहीं। ये घर में नौकरानी की तरह आई थी, हमारी विरासत की मालकिन नहीं। समायरा ने मेज पर हाथ मारा, बस, हम आपकी दया पर नहीं जी रहे, हम इस परिवार का हिस्सा हैं, दिल से, न कि लालच से। वसुंधरा रो पड़ी, दमयंती का चेहरा लाल हो गया। विक्रम, दोबारा ऐसे शब्द मत कहना, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। विक्रम बोला, कागजों पर साबित करो। यही वह दिन था जब कहानी मोड़ बदलती है। वसुंधरा ने भले ही कुछ नहीं कहा हो, पर उसे सबसे ज्यादा चोट लगी। वह सोचती रही, क्या मैं सच में इस घर पर बोझ हूँ? क्या दमयंती माँ ने मुझे अपनाया, या मैं सिर्फ एक कहानी हूँ? धीरे धीरे वह अपने कमरे में बंद रहने लगी, कम बोलने लगी, डिजाइन का काम भी रुकने लगा। वसुंधरा का मौन समायरा को बेचैन कर रहा था, और दमयंती की आंखों में माँ का डर लौट आया था। शौर्य 2 देशों के बीच अपनी जिंदगी संभाल रहा था, पर माँ और बहनों की परेशानी सुनते ही वह भारत आया। वसुंधरा से बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी बहन हो। समायरा बोली, पर दुनिया हमें ऐसे नहीं देखती। शौर्य बोला, दुनिया बदलने के लिए हम छोटे कदम उठाते हैं, और ट्रस्ट उन्हीं कदमों में से एक है। दमयंती ने कहा, परिवार को साबित नहीं करना होता है, जिया जाता है। इन बातों ने वसुंधरा के मन के ताले खोलने शुरू किए। विक्रम ने कोर्ट केस कर दिया, ट्रस्ट की संपत्ति गलत तरीके से अनाथ लड़कियों को दी गई है। समाज चौंक गया, मीडिया ने मसाला बना लिया। ट्रस्ट के बाहर लोगों का हुजूम खड़ा होने लगा। किसी ने कहा,
दमयंती बेवकूफ बन गई। किसी ने कहा लड़कियां चालाक हैं। वसुंधरा टूट गई। समायरा तिरस्कार से लड़ने लगी। दमयंती शांत थी, जैसे कोई पुरानी किताब जिसमें सच छिपा हो। कोर्ट में सभी की निगाहें दमयंती पर थीं। जज ने पूछा, आपने अपनी संपत्ति इन 2 लड़कियों को क्यों दी? दमयंती का जवाब, क्योंकि ये मेरी बेटियां हैं। विक्रम चिल्लाया, कोई सबूत है? दमयंती ने वसुंधरा और समायरा की ओर देखा। उनकी आंखों में मां का पूरा ब्रह्मांड था। सबूत? वह बोली, सबूत वो नहीं होता जो कागज पर लिखा जाए, सबूत वो होता है जो दिल में जिया जाए। कोर्ट में कई लोग रो पड़े। ये बयान इतिहास बन गया। जज ने फैसला सुनाया, ट्रस्ट वैध है। वसुंधरा समायरा को दमयंती की कानूनी वारिस माना जा सकता है। जीत हुई, पर असल जीत दिलों की थी। वसुंधरा ने अपनी पहचान दोबारा ढूंढनी शुरू की। उसने गरीब लड़कियों के लिए आत्मनिर्भर डिजाइन अकादमी शुरू की, जहां वह उन्हें सिलाई, डिजाइन और व्यवसाय सिखाती। उसकी खामोशी अब कला बन गई थी। लड़कियां उसे दीदी बुलाती और वह मुस्कुराती। समायरा ने ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। सरकारी नीतियों में बदलाव के लिए अभियान चलाया। कई अनाथालयों को नई सुविधाएं मिली। वह दमयंती को गले लगाकर कहती, अगर आपने हमें घर नहीं दिया होता तो हम दुनिया को घर कैसे देते? एक रात दमयंती शांत बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उन्होंने दोनों बेटियों को बुलाया। मेरी एक आखिरी इच्छा है, उन्होंने कहा। दोनों घबरा गईं। दमयंती मुस्कुराई, इस कोठी को अनाथ लड़कियों का आश्रय घर बना दो। जीवन का असली वैभव दीवारों में नहीं, दिलों में होता है। दोनों बेटियां रो पड़ीं। शौर्य ने मां का हाथ थाम लिया। उस रात आसमान ने भी किसी पुराने दर्द से मुक्ति पाई थी। कुछ वर्षों बाद राजमहल वैभव कोठी अब धरोहर आश्रय भवन कहलाती है, जहां सैकड़ों लड़कियां पढ़ती हैं, हंसती हैं, बड़ी होती हैं। वसुंधरा कला का केंद्र संभालती है, समायरा नीति केंद्र, शौर्य प्रशासन और दमयंती की तस्वीर प्रवेश द्वार पर लगी है। नीचे लिखा है, जिसने 2 अनाथ लड़कियों को घर दिया, उसने दुनिया को मां की परिभाषा दी। ये कहानी रिश्तों की नहीं, मानवता की जीत है। और यही है धरोहर। निशा और सानवी को ससुराल आया अब 1 साल पूरा हो चुका था। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। सास सुनीता के दिल से गया अहंकार, घर से गई कड़वाहट और लौटी थी वह गर्माहट जो एक परिवार को परिवार बनाती है। लेकिन जिंदगी कहाँ कभी स्थिर रहती है। जो शांति दिखती है उसके पीछे कहीं न कहीं कोई तूफान छुपा होता है। सुबह सुबह घर का दरवाजा जोर से खुला। सुनीता ने सोचा शायद दवाई वाला आया होगा, लेकिन जैसे ही नजरें उठी, सामने एक अनचाहा चेहरा था। रवि, सुनीता का देवर, जो विदेश जाकर करोड़ों कमा चुका था। चेहरे पर घमंड, आंखों में शंका और दिल में पैसा। रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाए और ठंडी आवाज में बोला, भाभी, लगता है घर में भीड़ बढ़ गई है। ये दोनों कौन हैं? सुनीता ने गर्व से जवाब दिया, मेरी बहुएं, निशा और सानवी। रवि की नजरें बहुओं के साधारण कपड़ों पर टिक गईं। वह हंस पड़ा, ओह, मतलब 2 गरीब लड़कियां ले आए हमारे शाही खानदान में। सानवी का दिल चीर गया। निशा की आंखें भर आईं। सुनीता ने पहली बार किसी के सामने डटकर कहा, गरीब कपड़ों से नहीं, गरीब सोच से होता है आदमी। रवि का चेहरा लाल पड़ गया। ये घर एक नए संघर्ष की दहलीज पर खड़ा था। रात को रवि ने सुनीता और दोनों बेटों अभिषेक और करण को बुलाया। बहुएं कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थीं। रवि बोला, भैया, भाभी, ये घर मेरा भी है और मैं किसी गरीब परिवार की लड़कियों को इस घर की मालकिन नहीं बनने दूंगा। अभिषेक और करण दोनों ने विरोध किया, लेकिन रवि चुप न हुआ। अगर इन्हें घर में रखना है तो प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। सुनीता की आंखें चौड़ी। निशा और सानवी का दिल बैठ गया। सानवी ने धीरे से कहा, दीदी, क्या हम 2 बहनें इस घर का बोझ बन गई हैं? निशा ने उसे कंधों से पकड़ा, नहीं सानवी, हम बोझ नहीं हैं। हमें अपनी हीनता नहीं, अपनी मेहनत दिखानी है। और उसी पल दोनों बहुओं ने फैसला किया, वह अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ेंगी। अगली सुबह रवि ने घर में नौकरों के सामने ताने मारना शुरू कर दिया, अभिषेक, करण, तुम दोनों को कोई और नहीं मिली थी, ये तो किसी झोपड़ी से उठाकर लाए हो। सानवी ने सब सुना, लेकिन चुप रही। उसकी चुप्पी में तूफान था, लेकिन आंखों में दृढ़ता। निशा ने जाकर सुनीता का हाथ पकड़कर कहा, मां जी, अगर हमारी वजह से घर में कलह है तो हम ये घर छोड़ देंगे। सुनीता के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंपा हो। नहीं बेटा, वह रोते हुए बोली,
ये घर छोड़कर नहीं जाना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों इस घर की रोशनी हो, कोई तुम्हें बुझाने की हिम्मत करेगा तो मैं खड़ी रहूंगी बीच में। रवि रोज कोई न कोई अपमानजनक बात करता, पर बहुएं जवाब देने की बजाय कुछ और कर रही थी। वे सुबह जल्दी उठकर घर संवारती, सुनीता की सेहत का ध्यान रखती और रात में दोनों एक कमरे में बैठकर कुछ लिखती। सास को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कर रही हैं। एक रात सुनीता ने देखा, निशा एक लैपटॉप पर ट्यूशन ऐप खोलकर बच्चों को पढ़ा रही है। सानवी सिलाई मशीन पर डिजाइन बना रही है। बेटा, तुम दोनों ये। निशा मुस्कुराए, मान जी, आपने हमें हिम्मत दी। अब हम घर के लिए खड़े होना चाहते हैं। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। सुनीता की आंखें गर्व से नम हो गईं। कुछ दिन बाद रवि ने चिल्लाकर कहा, भाभी, घर के खाते में 20 लाख कम क्यों हैं? कौन ले गया पैसा? सब चौंक गए। रवि ने उंगली निशा और सानवी पर उठा दी। इन लोगों को रहने नहीं दे सकता, ये ही ले गई होंगी। सानवी सदमे में थी। निशा चीख पड़ी, हमारा भी सम्मान है, हम गरीब थे, चोर नहीं। तभी अभिषेक बोला, रवि चाचा, पैसा आपने ही निकाला है। हमने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसकी चाल खुल चुकी। सुनीता बोली, बताओ रवि, क्यों कर रहे हो ये सब? रवि आखिर टूट गया, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है, लेकिन परिवार नहीं। बाहर सब अपना कहते थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मैं सोचता था कि इस घर में मेरी जगह सिर्फ पैसे से बनेगी, लेकिन यहाँ बहुएं बिना कुछ पाकर भी सबकी प्यारी बन गईं। घर में सन्नाटा। निशा आगे बढ़ी, चाचा जी, परिवार का दिल पैसे से नहीं, प्यार से चलता है। सानवी भी बोली, हम आपको घर से दूर नहीं करना चाहती, आप बस हमें अपने जैसा समझ लें। रवि की आंखों में पहली बार नरमी आई। धीरे धीरे रवि का रवैया बदलने लगा। वह बहुओं के काम में मदद करने लगा। सानवी की डिजाइनिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला। निशा की ट्यूशन ऐप दिन ब दिन लोकप्रिय होने लगी। एक दिन रवि बोला, भाभी, मैं चाहता हूं कि इस घर की आधी प्रॉपर्टी बहुओं के नाम की जाए। ये इसकी असली हकदार हैं। सुनीता मुस्कुराए, इन्हें हक देने के लिए कागज नहीं, दिल चाहिए, और तुमने वो दे दिया है। सुनीता बोली, बहुएं, मेरी एक इच्छा है, आज घर में परिवार का भोज हो, जहां सब साथ बैठें। उस रात सभी ने पहली बार एक साथ खाना खाया। हंसी, खुशी, अपनापन, जिसके लिए निशा और सानवी ने 1 साल संघर्ष किया था। रवि ने चुपके से बहुओं से कहा, धन्यवाद, मुझे परिवार की अहमियत समझाने के लिए। सानवी हंसकर बोली, परिवार कोई विरासत नहीं, कमाया हुआ प्यार है। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। निशा सानवी के आने से और फिर रवि के बदलने से मानो महल में खुशियों की बरसात हो गई थी। लेकिन कोई भी कहानी बिना अंतिम इम्तिहान के पूरी नहीं होती, और इस घर का सबसे बड़ा तूफान अब आने वाला था। सुबह की नर्म धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। सानवी को चक्कर सा आया। निशा उसे पकड़कर बोली, अरे बहना, तुम ठीक तो हो? अभिषेक ने डॉक्टर को बुलवाया। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, सानवी माँ बनने वाली हैं। घर खुशियों से गूंज उठा। सुनीता ने सानवी को गले लगाकर कहा, मेरी बहू, अब इस घर में नन्हा फरिश्ता आएगा। सब खुश थे, लेकिन किस्मत ने एक और चमत्कार किया। 2 सप्ताह बाद निशा भी गर्भवती निकली। दोनों बहुएं, 2 खुशियां, 2 नए जीवन। सुनीता जैसे किसी सपने में थी। मेरी दोनों बेटियां एक साथ मां बनेंगी। पर जिस दिन घर में जश्न था, उसी दिन शहर में एक खबर फैली। करोड़ों की ठगी करने वाला एक बड़ा माफिया शहर में छुपा हुआ है। अभिषेक और करण की कंपनी का एक पुराना बिजनेस पार्टनर उस गिरोह से जुड़ा हुआ निकला। पुलिस को लगा कि कंपनी से भी कुछ गड़बड़ हुई है, और एक दिन अचानक पुलिस घर पर छापेमारी करने पहुंच गई। घर में हड़कंप मच गया। सानवी और निशा दोनों डर गईं। सुनीता सहम गई, हे भगवान, मेरी बहुओं को तनाव नहीं देना। इंस्पेक्टर बोला, हमें शक है कि माफिया आपके परिवार या कंपनी से जुड़ा है। अभिषेक ने तुरंत कहा, हम निर्दोष हैं, आप घर छाने, हमें मंजूर है। सभी तनाव में थे। तभी निशा आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में दृढ़ता थी। साहब, हम छोटे घरों से आए हैं। हम जानते हैं कि बेगुनाही का सबूत सबसे बड़ा हथियार होता है। सानवी भी बोली, हम इस परिवार को टूटते नहीं देख सकते। जो जरूरी दस्तावेज हैं, सब निकाल कर दे देंगे। बहुएं हल्के कदमों से एक एक कागज पुलिस को देती रहीं। कंपनी का हर रिकॉर्ड, हर बिल, हर लेन देन के कागज। इंस्पेक्टर दंग रह गया। इतनी व्यवस्थित फाइलें किसने रखी? अभिषेक गर्व से बोला,
मेरी पत्नी निशा ने, करण ने कहा, और डिजाइन, लेन देन और प्रोजेक्ट फोल्डर सानवी मैनेज करती है। इंस्पेक्टर के चेहरे का शक अब सम्मान में बदल चुका था। तभी पुलिस को एक छुपी फाइल मिली, कंपनी के सबसे से एक गुप्त लेन देन। सब दंग रह गए। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेन देन रवि के नाम पर था। रवि के चेहरे पर घबराहट साफ थी। इंस्पेक्टर बोला, तो असली कनेक्शन आप ही हैं। रवि कांप गया। नहीं, मैं तो खुद ठगी का शिकार हूँ। माफिया ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए। मेरी माँ की कसम। सुनीता चीख पड़ी। रुक जाओ रवि, अब और कसमों की जरूरत नहीं, सीधी बात करो। रवि रो पड़ा। भाभी, मैं सच में फंस गया था। उन लोगों ने धमकी दी कि परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। अब घर में खामोशी थी। सच सामने था। पुलिस रवि को ले जाने ही वाली थी कि सानवी अचानक सामने खड़ी हो गई। साहब, 1 मिनट। इंस्पेक्टर रुक गया। फिर निशा बोली, रवि चाचा दोषी होंगे, पर अकेले नहीं। हम उनके साथ खड़े होंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। इंस्पेक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। अगर आप सब गवाही देंगे और पूरी जांच में सहयोग करेंगे तो कानून नरमी दिखा सकता है। दोनों बहुएं आगे आईं। हम सहयोग करेंगे। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, तुम दोनों कैसे हो इतनी बड़ी? निशा मुस्कुराए। माँ, बड़ा बनना पैसे से नहीं, दिल से होता है। 6 महीने तक केस चला। निशा और सानवी हर सुनवाई में सच्चाई के साथ खड़ी रहीं। सारी जांच में साबित हुआ, रवि गलती से फंसा था। असली माफिया ने उसके दस्तखत का दुरुपयोग किया। परिवार का कोई सदस्य दोषी नहीं। अदालत ने कहा, ये परिवार अपने मूल्यों, हिम्मत और एकता के लिए मिसाल है। विशेषकर दोनों बहुओं ने जिस साहस से घर को संभाला है, वह सराहनीय है। रवि बरी हो गया और घर में पहली बार इतना बड़ा जश्न हुआ। 9 महीने बाद घर में एक साथ 2 रोने की आवाजें गूंजी। निशा को बेटी हुई, सानवी को बेटा। सुनीता दोनों बच्चों को गोद में लेकर रो पड़ी। भगवान ने मेरी 2 बहुएं भेजी थीं और आज उन्होंने मुझे 2 फरिश्ते दे दिए। अब मेरा परिवार पूरा हो गया। अभिषेक और करण अपनी पत्नियों का हाथ पकड़े बोले, तुम दोनों हमारी सिर्फ बहुएं नहीं, इस घर की ढाल हो। रवि बच्चों के सामने घुटनों पर बैठकर बोला, मैं वादा करता हूँ, अब इस परिवार को कोई दुख नहीं देने दूंगा। निशा और सानवी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोली, हमारी लड़ाई खत्म नहीं, ये तो शुरुआत है। अब हम मिलकर इस घर को सिर्फ बड़ा नहीं, महान बनाएंगी। महल में आज बहुत चहल पहल थी। रंग बिरंगी रोशनियां, फूलों की महक और चारों तरफ हंसी खुशी। आज घर में दोहरा समारोह था। निशा की बेटी आर्या का स्कूल में टॉपर बनना, सानवी के बेटे विहान का राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान। पूरा घर रात की तैयारियों में मग्न था। सुनीता अब वही कठोर, अमीर और घमंडी सास नहीं थी। वह 2 बच्चों को गोद में लेकर बोली, अरे मेरे चैंपियंस, तुम दोनों ने मेरी नाक ऊंची कर दी। उनकी आंखों में पहले वाली कठोरता नहीं, बल्कि जीत, गर्व और अपार प्रेम था। निशा मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सौम्यता, आत्मविश्वास और चमक में अब वह किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। सानवी की डिजाइनिंग कंपनी अब फैशन हाउस बन चुकी थी। बड़ी बड़ी मॉडल्स उसी के कपड़े पहने कार्यक्रम में आई थीं। दोनों बहुएं हाथ में हाथ डालकर खड़ी थीं, पहले की तरह बहनें, लेकिन अब खुद की सफलता की मिसाल। रवि बच्चों के साथ खेल रहा था। आज उसकी आंखों में अपराध बोध नहीं, बल्कि सुकून और अपनापन था। वह सुनीता को धीरे से कहता है, भाभी, अगर उस दिन आपने मुझे माफ न किया होता तो मैं आज इस घर में हंस नहीं पा रहा होता। सुनीता उसके सिर पर हाथ फेरती है। गलतियां इंसान से होती हैं, पर परिवार तभी होता है जब माफी भी मिलती है। लाइट्स मंद होती हैं। स्टेज पर निशा माइक पकड़ती है। 6 साल पहले मैं और सानवी इस घर में आई तो हम गरीब थीं, कमजोर थीं, डरती थीं, लेकिन इस घर ने हमें बेटियों की तरह अपनाया और हमने सीखा, गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सानवी आगे बढ़कर बोलती है, घर दीवारों से नहीं, दूसरों को उठाने की सोच से बनता है। अगर हमारी सास ने हमें अपनाया तो हमने भी इस परिवार के लिए हर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी। आज जो भी हैं, इस परिवार की वजह से हैं। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक एक दृश्य फिल्मी स्लो मो में दिखता है। निशा अपने पति अभिषेक का हाथ थामे मुस्कुराती है। सानवी और करण बच्चों के साथ नाचते हैं। सुनीता सब पर फूल बरसाती है। रवि हॉल में खुशियों के बीच खड़ा होकर कहता है, ये है मेरा असली धन, मेरा परिवार। रात के आसमान में चमकते पटाखे,
सब खड़े होकर उन्हें देखते हैं। निशा सानवी से धीरे से कहती है, याद है, हम कहती थी एक दिन इस घर को महान बनाएंगी। सानवी मुस्कुराती है, और देखो, आज ये घर सिर्फ महल नहीं, एक सपनों का घर बन गया। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। खून से नहीं, दिल से बने रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। स्क्रीन धीरे धीरे काले रंग में बदलती है। पीछे से